मुझे अच्छी तरह मालूम था कि अब मुझे गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा और मुझसे मेरे दूसरे साथी मुजाहिदों और कश्मीरी कमांडोज के बारे में पूछा जाएगा। मुझे अजियतें दे देकर खास तौर पर मुझे उस खुफिया कमीनगाह के मुतालिक पूछा जाएगा जहां हमने ब्रिगेडियर की बेटी को यरगमाल बनाकर छुपाया हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पर भारतीय फौज की अजियतों और तशद्दुद के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, मुझे होशंगाबाद के जंगल के ट्रेनिंग स्पॉट पर मुजाहिद ने जो कमांडो ट्रेनिंग दी थी उसमें मुझे दुश्मन की कैद में हर तरह का तशद्दुद बर्दाश्त करने की जबरदस्त और इंतहाई तकलीफ दे ट्रेनिंग भी दी गई थी। मुझे बताया गया था कि तशद्दुद के दौरान मैंने किस तरह अपने जिस्म को पत्थर बना लेना है, फिर किसी तरह अपने ऊपर नीम बेहोशी और जिस्म पर बेहिसी तारी करनी है। इससे अजियत कम नहीं होती, लेकिन एक कमांडो के अंदर उसे बर्दाश्त करने की ताकत दुगनी हो जाती है। हमारी फौजी जीप, जिसमें मेरे हाथ पीछे बांधकर बिठाया गया था, आगे जा रही थी। दूसरी फौजी जीप हमारे पीछे आ रही थी। इन फौजियों की चाल ढाल और बातें करने का अंदाज और जिस तरह इन्होंने 2 सेकंड में मेरे हाथ पीछे बांधकर रस्सी बांधी थी, इससे मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया था कि ये भारतीय कमांडो फोर्स के जवान हैं। मेरा ख्याल था कि शायद मुझे ब्रिगेडियर मुखर्जी के पास चेहरा शनासी के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन जीपें उसके बंगले को जाने वाली सड़क के आगे से गुजरेंगी। ये लोग मुझे जाट रेजिमेंट के गैरिजन में ले गए। मुझे क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया। छत के साथ एक बल्ब रोशन था। सलाखों वाले दरवाजे के बाहर चाको चौबंद मिलिट्री पुलिस का मुसल्ला फौजी अटेंशन खड़ा था। मैंने अपनी जैकेट और पतलून की जेबों में हाथ डालकर देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ था वो तलाशी के बाद निकाल लिया गया। मैं दीवार के साथ लगे हुए लंबे बेंच पर बैठ गया। मेरे हाथ खोल दिए गए थे। सोचने लगा कि यहाँ से फरार की क्या सूरत हो सकती है। दुश्मन की कैद से फरार हर फौजी और हर कमांडो का हक होता है। आम जंगी कैदी ऐसे होते हैं जो फरार का खतरा मोल लेने की बजाय दुश्मन की कैद में अपने आप को महफूज समझकर कैद की सारी मुद्दत गुजारने को तरजीह देते हैं। लेकिन इसके बरक्स कमांडो ऐसा कभी नहीं सोचता। कमांडो को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। कमांडो किसी भी मुल्क की फौज का वो जवान होता है जिसकी तरबियत पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसके पास अपनी रेजिमेंट और पूरे डिवीजन की और जहां जहां अपनी फौज डिप्लॉय होती है उसके बारे में पूरी मालूमात होती हैं। और उसके अलावा बाज ऐसे फौजी राज भी होते हैं जो एक आम फौजी को मालूम ना हो। कमांडो अव्वल तो दुश्मन के काबू नहीं आता। अगर किसी अपनी गलती या बदकिस्मती के बायस दुश्मन के हत्थे चढ़ भी जाए तो वो दुश्मन की कैद में आते ही फरार की तदबीरें सोचने लगता है। आम जंगी कैदी की निस्बत कमांडो की सिक्योरिटी ज्यादा सख्त होती है और दुश्मन उस पर हर तरह का तशद्दुद करता है ताकि उससे जिस कदर अहम फौजी राज मालूम किए जा सकते हैं किए जाएं। मुझे क्वार्टर गार्ड में बंद करने के बाद 1 घंटे तक कोई ना आया। मेरी कलाई पर जो घड़ी बंधी थी वो उन्होंने अभी तक नहीं उतारी थी। मेरा कमांडो चाकू भी वो ले गए थे। क्वार्टर गार्ड के बाहर कोई 3 मिनट में एक और मुसल्ला फौजी आकर पहरे की ड्यूटी पर खड़ा हो गया था। ये फौजी थोड़ी थोड़ी देर बाद सलाखों में झांक कर मुझे देख लेता था कि कहीं मैं खुदकुशी की कोशिश तो नहीं कर रहा। क्वार्टर गार्ड में डालने से पहले एक भारतीय कैप्टन ने, जो यकीनन मेडिकल कोर का था, मेरा मुंह खुलवा कर मेरे सारे दांतों का भी मुआयना किया था कि कहीं मैंने दांतों में जहरीली साइनाइड ट्यूब तो नहीं छुपा रखी। 2 घंटे के बाद मुझे क्वार्टर गार्ड में से निकालकर मुसल्लाह दस्ते की हिफाजत में एक दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां लोहे के पलंग पर एक गद्दा, एक मोटा कंबल और एक सरहाना पड़ा था। बाकी सारा कमरा खाली था। उसके साथ ही बाथरूम था। इस कमरे के बाहर भी सलाखों वाला दरवाजा लगा हुआ था। बाहर 2 फौजी गार्ड खड़े हो गए थे जो मुझ पर नजर रखे हुए थे। चूंकि मैंने हर अजियत के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, इसलिए पलंग पर कंबल ऊपर लेकर लेट गया। कमरा ठंडा था। मैं जलते बल्ब की रोशनी में दरवाजे की सलाखों और बाहर पहरे पर खड़े भारतीय सिपाहियों को देख रहा था और सोच रहा था कि अगर मुझे मुस्तकिल तौर पर इसी जगह रखा गया और इसी जगह मुझे टॉर्चर करके मुझसे वो राज मालूम करने की कोशिश की गई जो मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा, तो यहाँ से फरार होने की क्या तदबीर हो सकती है। उस वक्त मेरे जहन में कोई तदबीर नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने साथी कमांडो औरंगजेब की तरफ ख्याल चला गया। मैंने उसे जख्मी होकर सड़क पर गिरते देखा था। खुदा करे वो फरार होने में कामयाब हो गया हो। मुझे इस बात की तसल्ली भी थी और खुशी भी थी कि हमने जिहाद कश्मीर के बुजुर्ग मुजाहिद हाजी सनाउल्लाह डार की बेटी को उसके घर पहुंचा दिया है। आगे मेरे साथ जो कुछ होना था उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं थी। वो तो हर कमांडो के साथ हुआ ही करता है और इसलिए कमांडो को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। सारी रात गुजर गई। शिमले की इस फौजी छावनी के जिस कमरे में मुझे बंद किया गया था उसकी सलाखों में से दिन की रोशनी अंदर आने लगी थी। रात किसी वक्त घंटे 1.5 घंटे के लिए मेरी आंखें लग गई थीं। बाहर गार्ड बदल चुकी थी। कोई दूसरे सिपाही बाहर गार्ड ड्यूटी पर खड़े थे। उनमें से एक गोरखा था। फौजी पहरे में मुझे बाथरूम ले जाया गया। वापस आया तो एक भारतीय फौजी मेरे लिए चाय का मग और डबल रोटी लेकर आ गया। उसने मुझ पर एक कहर आलूद नजर डाली और पलंग पर एक तरफ चाय का मग और डबल रोटी रख कर चला गया। आहनी सलाखों वाला दरवाजा लॉक कर दिया गया। मैंने डबल रोटी के साथ चाय पी। मैं समझ गया कि ये लोग अपने हुस्न सुलूक के साथ मुझे मुतासिर करना चाहते हैं
तशद्दुद का ये भी एक तरीका होता है कि कमांडो के साथ अच्छा सलूक किया जाए। उसे हर तरह का लालच दिया जाता है। ये काम पेशेवर चालाक औरतों से भी करवाया जाता है। मैं इस किस्म के तमाम हरबों से वाकिफ था। मुझे कोई फिक्र थी तो सिर्फ इस बात की कि अगर इन्होंने मेरी फाइल खोली या इन्हें मेरा पिछला रिकॉर्ड मालूम हो गया तो इनको मेरे सारे पिछले कमांडो एक्शन की तबाही का इल्म हो जाएगा। इन्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि मैंने ही द्वारका का फौजी एम्यूनिशन डंप उड़ाया था, मैंने ही भोपाल बंबई लाइन पर फौजी गाड़ी को धमाके से उड़ाया था, और मैंने ही आरएसएस के ट्रेनिंग सेंटर के तजुर्बेकार काफिर दहशतगर्दों को हलाक किया था जो पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए जा रहे थे, और मैंने ही अर्जुन सिंह सोढ़ी के बेस में राजस्थान में रामगढ़ वाला भारतीय एटमी सेंटर तबाह किया था, और वो मैं ही था जो अहमदाबाद में रॉ के चीफ के घर हिंदू जैन जोगी बनकर रह रहा था, और उसकी बेटी मीनाक्षी पर अपना असर डालकर मैंने भारत की तखरीबकार पाकिस्तान दुश्मन एजेंसी रॉ के खुफिया राज मालूम किए थे। इनके अलावा मेरे गुज़श्ता कई नामाया माल में मिलिट्री इंटेलिजेंस को चौंका देने के लिए और भी बहुत कुछ था। मुझे ये परवाह नहीं थी कि भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस को मेरा सारा कच्चा चिट्ठा मालूम हो जाएगा। सिर्फ फिक्र ये थी कि इन तमाम राजों के फाश हो जाने के बाद उन पर यह हकीकत रोशन हो जाएगी कि मैं एक इंतहाई कीमती और खतरनाक कमांडो हूँ जिसकी सरगर्मियां सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद नहीं है बल्कि सारे भारत में फैली हुई हैं। उसके बाद वो मुझे किसी हालत में भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और किसी ऐसे अंधे कुएं में डाल देंगे जहां से मेरी कमांडो ट्रेनिंग और तजुर्बा भी बाहर न निकाल सकेगा। 2 मिलिट्री पुलिस के जवान आए और मुझे एक फौजी अफसर के पास ले गए। छोटे से कमरे में ये फौजी अफसर अपने काम में मसरूफ था। उसके पीछे दीवार पर भारत के वजीर आजम शास्त्री की फोटो लगी थी। जम्मू कश्मीर के नक्शे का एक चार्ट लगा हुआ था। कमरे के आतिशदान में धीमी धीमी आग रोशन थी। कमरा खूब गर्म था। कैद खाने के ठंडे कमरे से यहाँ आकर मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ। मेरे हाथ खुले थे। मुसल्ला फौजी जवानों ने कमरे में आकर सैल्यूट किया और अटेंशन खड़े हो गए। फौजी अफसर के कांधे पर एक क्राउन लगा था जिससे जाहिर हो रहा था कि वो मेजर रैंक का अफसर है। उसने आंखें उठाकर मुझे देखा, फिर फौजियों को बाहर जाने का इशारा किया। जब वो चले गए तो ये भारतीय मेजर मुझे गहरी नजरों से देखने लगा। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं कुर्सी पर बैठ गया और समझ गया कि मुझ पर प्यार मोहब्बत की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। इंडियन मेजर ने दराज में से सिगरेट केस निकालकर मुझे सिगरेट पेश किया। मैंने कहा, शुक्रिया। क्या तुम सिगरेट नहीं पीते? मैंने कहा, पीता हूं मगर इस वक्त जी नहीं जा रहा। भारतीय मेजर के आगे एक फाइल खुली पड़ी थी। वो उसे देखने लगा। इतने में जवान चाय की 2 प्यालियां ट्रे में रखे चला गया। चाय तो तुम जरूर पियोगे। मैंने एक प्याली उठा ली। भारतीय मेजर ने चाय का घूंट लेने के बाद कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली, सिगरेट का हल्का सा कश लगाया और बोला, सुना है पाकिस्तान में भी चाय बहुत अच्छी मिलती है। मैं खामोश रहा। दिल में सोचा कि अगर कभी पाकिस्तान आओ तो तुम्हें चाय पिलाएंगे और चाय पीने के बाद तुम खुद कहोगे द टी इज फैंटास्टिक। भारतीय मेजर कहने लगा, पाकिस्तान के सिगरेट बहुत अच्छे होते हैं। मैं हैदराबाद दक्कन के बने हुए 4 मीनार सिगरेट पीता हूँ। तुम पाकिस्तान से आए थे तो हमारे लिए सिगरेट के 2-4 पैकेट ही ले आते। मैं सब कुछ समझ रहा था कि ये भारतीय मेजर ऐसी बातें किस लिए कर रहा है। मैंने कहा, पाकिस्तान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। मेरा ताल्लुक कश्मीर के हुर्रियत परस्तों से है और ये बात आपको भी मालूम होगी। भारतीय मेजर आगे को होकर फाइल पर झुक गया और फाइल पर नजरें जमाते हुए बोला, मगर यहाँ तो लिखा है कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो और बड़े खतरनाक जासूस हो। नंबर 1, तुमने भोपाल बॉम्बे लाइन पर फौजी असलहे की गाड़ी को धमाके से उड़ाया। नंबर 2, तुमने द्वारका के मिलिट्री एम्यूनिशन डिपो को तबाह किया। नंबर 3, तुमने राजस्थान में हमारे ज़िर ज़मीन पुरअमन एटमी प्रोग्राम के रिएक्टर को उड़ा दिया। और नंबर 4, तुमने हमारे श्रीनगर वाले फौजी कैंप के एम्यूनिशन डंप में धमाका किया जिससे हमारा कैंप तबाह हुआ और हमारे सैकड़ों फौजी हलाक हो गए। वो फाइल पर अपना हाथ रखकर मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। क्या तुम इससे इनकार करते हो? मैंने कहा, यह रिपोर्ट झूठी है। मेरा इन कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय मेजर ने फाइल का एक सफा उलटकर उसे मेरे सामने रख दिया। फाइल में मेरी तस्वीर लगी थी। ये वही तस्वीर थी जो अमृतसर की जेल में उतारी गई थी। मैंने तस्वीर को देखा और कहा, यह तस्वीर मेरी जरूर है मगर इन तकरीबी कार्रवाइयों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये तस्वीर मुझे नहीं मालूम आपने कहां से लेकर लगा दी है। भारतीय मेजर के होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी। उसने फाइल के 2-3 सफ़े उल्टे और एक सफ़ा मेरे आगे करते हुए कहा, इस तस्वीर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फाइल के सफ़े के कोने में मेरी एक ऐसी पासपोर्ट साइज की तस्वीर लगी हुई थी जिस पर मेरा हुलिया हिंदू साधुओं जैसा था। माथे पर तिलक के 3 लकीरें थीं, छोटी छोटी दाढ़ी थी, गले में मोटे मनकों की माला थी। मुझे याद आ गया, ये उस जमाने की तस्वीर थी जब मैं जैन धर्म के साधु के बहरूप में अहमदाबाद में रॉ के इंचार्ज के बंगले में मुकीम था और उसकी बेटी मीनाक्षी के जरिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पाकिस्तान दुश्मन राज हासिल कर रहा था और जहां से मुझे मेरा राज खुल जाने पर फरार होना पड़ा था। मैंने कहा, यह तस्वीर मेरी नहीं है, किसी मेरी जैसी शक्ल के साधु की तस्वीर लगा दी है।
भारती मेजर ने फाइल बंद कर दी और फाइल पर दोनों हाथ रखकर मेरी तरफ झुक कर बोला, तुम जानते हो कि ये तुम्हारी ही तस्वीरें हैं। तुम ये भी जान चुके हो कि हमारी इंटेलिजेंस को तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। किसी चीज को छुपाने से तुम्हें सिवाय टॉर्चर के कुछ हासिल नहीं होगा। मैं एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर की हैसियत से समझता हूँ कि तुमने जो कुछ किया था, तुम्हें एक कमांडो सिपाही की हैसियत से यही करना चाहिए था। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि इस ओहदे पर मैं मेजर दीवान चंद तैनात हूँ। मेरी जगह अगर कोई दूसरा अफसर होता तो वो कमरे में दाखिल होते ही तुम पर घूसों और ठुड्डों की बारिश कर देता और तुम इस वक्त तक लहूलुहान होकर फर्श पर पड़े होते। लेकिन मैं इंसाफ पसंद फौजी अफसर हूँ। मैंने तुमसे बेहतर सलूक किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे ताउन करो। मैंने पूछा, आप मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? मेजर दीवान चंद कुर्सी छोड़कर आतिशदान के पास चला गया। उसकी पुश्त आतिशदान की तरफ थी। सिगरेट उसके मुंह में सुलग रहा था। उसने सिगरेट मुंह से निकाल कर हाथ में पकड़ा और मेरे करीब आकर मेज पर इस तरह बैठ गया कि उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब था। बड़ी धीमी आवाज में कहने लगा, मैं तुमसे तुम्हारी पिछली तकरीबी कार्रवाइयों का हिसाब नहीं मांगूंगा। मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि राजस्थान, अहमदाबाद और दिल्ली में तुम किन लोगों के पास ठहरे हुए थे। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि शिमला में तुम्हारा हाइड आउट कहाँ था, तुमने ब्रिगेडियर साहब की बेटी को कहाँ रखा था और शिमले में तुम्हारे कौन कौन से साथी किन जगहों पर काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें अपने तौर पर यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुमने हमें अपने कमांडो साथियों के नाम और ठिकाने बता दिए और वो हमारी तहवील में आ गए तो मैं खुद तुम्हें अपनी हिफाजत में इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कराकर पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। मैं दिल में हंस रहा था। इस भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर को ये सब कुछ तो मालूम हो गया था कि मैंने पाकिस्तानी कमांडो की हैसियत से कमांडो एक्शन के जरिए कहाँ कहाँ इन लोगों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसे अभी ये नहीं मालूम था कि जिस कमांडो से वो ये सारी बातें कर रहा है वो किस मिट्टी का बना हुआ है और वो कुव्वत यलगार यानी अटैक और कुव्वत मुदाफियत की किस कदर हैरत अंगेज सलाहियतों का मालिक है। मैंने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे अपने हुर्रियत परस्त साथियों के बारे में कोई इल्म नहीं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मुझे शिमले में उस खुफिया हाइड आउट से वाकफियत नहीं जहां हमने ब्रिगेडियर मुखर्जी की बेटी को अगवा करने के बाद छुपाया था। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इस बारे में मेरी जबान बंद है। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि मुझसे मेरे साथी हुर्रियत परस्तों के नाम और ठिकाने मालूम करने के सिलसिले में आपके सारे हरबे नाकाम जाएंगे। मेजर दीवान चंद मेज के किनारे पर से उठा और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सिगरेट एश ट्रे में मसल कर कहने लगा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें उन लोगों के हवाले करने पर मजबूर हूँ जो तुमसे ये सारे राज उगलवाने में शायद 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे। उसने मेज पर रखी घंटी बजा दी। मिलिट्री पुलिस के वही 2 फौजी जवान अंदर आ गए। मेजर ने कहा, इसे ले जाओ। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा और लाकर फिर उसी ठंडे बंद कमरे में डाल दिया। मैं लोहे के पलंग पर चुपचाप बैठ गया। मैंने कंबल घुटनों पर रख लिया और सोचने लगा कि मुझ पर टॉर्चर और गैर इंसानी अजियतों का दरवाजा खुलने वाला है। मुझे अभी से इसकी तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। इसके लिए सांस की कुछ मशकें थीं जो मुझे मेरे होशंगाबाद ट्रेनिंग सेंटर वाले कमांडो उस्ताद ने बताई थी। इन वर्जिशों से टॉर्चर की तकलीफ गायब नहीं होती थी, सिर्फ इतना होता था कि तरबियत याफ्ता कमांडो इसको मर्दाना वार बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता था। इनमें से सबसे अहम वर्जिश सांस को अंदर खींचकर ज्यादा से ज्यादा रोकने और फिर मुंह के रास्ते सांस को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालने की थी। आपको सुनने में ये वर्जिश बड़ी आसान लगेगी, लेकिन ये वर्जिश सबसे ज्यादा मुश्किल है। आप जोर से भरपूर सांस अंदर को खींचकर नाक बंद कर लें। कोशिश करें कि जो हवा आपके फेफड़ों में गई है उसे ज्यादा से ज्यादा अंदर रखें। इस हवा में जो ऑक्सीजन होगी उसे आपके फेफड़े जज्ब करके खून के हवाले कर देंगे। 1 मिनट के बाद आपको दम घुटता महसूस होगा। आंखों में अंधेरा सा छाने लगेगा। आप जल्दी से मुंह खोल देंगे, ताजा सांस लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सांस तेज हो गया होगा। आप इस तरह हाँपने लगेंगे कि जैसे आप दौड़ कर आए हैं। आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे। बस यही वो लम्हात होते हैं जिसके लिए एक कमांडो को तरबियत दी जाती है। इस वक्त कमांडो को अपने सांस पर काबू पाना होता है। उस वक्त तेज तेज सांस लेने की बजाय उसे फौरन सांस अंदर खींचकर ताजा हवा को फेफड़ों में भरकर मुंह नाक बंद कर लेने होते हैं। इस लम्हे सांस बाहर को आने के लिए सख्त जिद्दोजहद करेगा, लेकिन हमें सांस को ज्यादा से ज्यादा देर अपने सीने में बंद रखना होगा। जब आंखों के आगे तारे नाचने लगें तो सांस को आहिस्ता से बाहर निकालना होगा। जो आप तजुर्बा करके देखें, बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह हर बार ये मशक करनी होगी। इससे क्या होता है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इससे क्या हो जाता है। इसकी वजह यह है कि हमने भी अपने सांस पर गौर नहीं किया कि हम ये क्या कर रहे हैं और इस सांस के जरिए जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है वो अंदर जाकर क्या करती है। यकीन करें, हम में से 99% लोग ऐसे हैं जो ठीक से सांस नहीं लेना जानते। सांस लेते वक्त हमारे फेफड़ों में पूरी हवा नहीं जाती। हमारे फेफड़ों का ज्यादा हिस्सा सिकुड़ा हुआ रह जाता है और वहां तक ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुंचती। हम फेफड़ों के ऊपर ऊपर सांस खींचकर बाहर निकाल देते हैं। यूं हम अपने फेफड़ों और अपने जिस्म को उस ऑक्सीजन से महरूम कर देते हैं
जिसका हर सांस के साथ हमारे जिस्म के कोने कोने तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हिंदू जोगियों ने इस फन में बड़ी महारत हासिल की है। याद रखें, जो हवा हम सिगरेट, सिगार या पाइप के तंबाकू के साथ कश लगाते वक्त अपने फेफड़ों में दाखिल करते हैं, इस हवा की ऑक्सीजन में निकोटीन और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हिस्सा होता है। इसकी ऑक्सीजन भी सेहत के लिए मुज़िर हो जाती है। यही वजह है कि कमांडो ट्रेनिंग के आगाज में अगर किसी कमांडो कैडेट को सिगरेट की आदत होती है तो सबसे पहले उसकी सिगरेट छुड़वाए जाते हैं, क्योंकि सिगरेट पाइप या सिगार के कश के साथ हवा फेफड़ों में दाखिल करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप दूध में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर पी रहे हों। यहाँ अपने पाकिस्तानी नौजवानों को खास तौर पर हिदायत करेंगे, बल्कि एक तरबियत याफ्ता कमांडो इंस्ट्रक्टर की हैसियत से आपको ये हुक्म है कि अपने आप को सिगरेट और शराब जैसी कातिल चीजों से हमेशा दूर रखें। ऐसी जगहों पर न बैठें जहाँ लोग सिगरेट या शराब पी रहे हों, क्योंकि वो मेरे वतन पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान के सिपाही हैं। इन पर वतन पाक के तहफ्फुज की भारी जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान हमारा वो वतन है जिसकी खातिर हमारे बुजुर्गों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं कि उनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हमारे नौजवानों को इन कुर्बानियों की मिसाल को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए और एक पाकिस्तानी जिम्मेदार शहरी, बहादुर वतन परस्त सिपाही और दलेर और जांबाज कमांडो बनकर दुश्मन के खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित होना है और अपने वतन पाक की हिफाजत करनी है। ये कोई नसीहत नहीं है कि चाहे हमारी नई नस्ल का नौजवान माने चाहे न माने, ये उनका एक मुहिब वतन पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते फर्ज है और उन्हें अपना फर्ज इसी तरह निभाना है जिस तरह जिंदा और आजाद कौमें अपना कौमी फर्ज निभाया करती हैं। जो कौमें ऐसा नहीं करती, तारीख शाहिद है कि वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी चलाती हैं और उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। हम मुसलमान हैं, खुदा का शुक्र है कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं। कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें। कुरान पाक हमें यही दर्स देता है कि खुदा सिर्फ उस कौम की मदद करता है जो अपनी मदद आप करती है। अब मैं अपनी दास्तान कमांडो आगे बयान करता हूँ। बाज उर्दू के आलिम फाजिल लोग इस पर जरूर एतराज करेंगे कि मैंने फारसी के लफ्ज दास्तान के आगे अंग्रेजी का जो लफ्ज कमांडो है उसके दरमियान इजाफत की जेर क्यों लगाई है। मैं उनकी खिदमत में अदब से गुजारिश करूंगा कि इस किस्म की इजाफतों को देखकर नाहक परेशान न हो और हमारी कौमी जबान उर्दू का दामन मालामाल होने दें। कौमों की तरह जबानों को भी अपनी तरक्की और उरूज हासिल करने के लिए जेरो जबर होना पड़ता है। खैर, मुझे मिलिट्री पुलिस वाले कमरे में बंद कर गए थे। उसके बाद मुझे वहां से कहीं न ले जाया गया। मैं इंतजार कर रहा था कि अभी मुझे किसी टॉर्चर सेल में ले जाकर टॉर्चर का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा, मगर ऐसा न हुआ। दोपहर को मुझे 2 चपातियां और थोड़ी सी दाल खाने को दी गई। शाम हो गई, किसी ने मुझसे आकर कुछ न पूछा। मेरा तजुर्बा यही कह रहा था कि ये लोग मुझे किसी बड़े टॉर्चर सेंटर पर ले जाने वाले हैं। रात को भी मुझे 2 रोटियां और दाल खाने को मिल गई। मैं खामोशी से कमरे में कभी पलंग पर बैठता और कभी टहलता रहा। बाहर से फौजी गाड़ियों के आने जाने की आवाजें आ जाती थीं। मैंने अपनी घड़ी पर निगाह डाली। रात के 10 बज चुके थे। मैं पलंग पर कंबल ओढ़कर लेट गया। मुझे लेटे थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे फौजी बूटों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। फिर मैंने 3 फौजी जवानों को देखा जिन्होंने स्टेन गन्ने उठा रखी थी। वो अंदर आ गए। उन्होंने मुझसे कोई बात न की। मुझे पलंग पर से उठाकर खड़ा किया। मेरी आंखों पर स्याह पट्टी इस तरीके से बांधी कि मेरी आंखों के आगे घुप अंधेरा छा गया। वो मुझे बाजुओं से पकड़कर बाहर ले गए। मैं उनके साथ साथ चलने लगा। एक जगह 2-3 सीढ़ियां उतरने के बाद रुक गए। मुझे फौजी गाड़ी में बिठाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। मेरे दाएं बाएं 2 फौजी बैठ गए थे। उसके बाद गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी देर तक चलती रही। वो कई ऊंची नीची सड़कों पर से गुजरी। फिर ऐसी जगह पर चलती हुई महसूस हुई जहां सड़क बड़ी हमवार थी। फिर रुक गई। मुझे पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला गया। कुछ फौजियों के दूर से एक दूसरे को पुकारने की आवाजें सुनाई थी। दोनों फौजी मुझे बाजुओं से पकड़कर अपने साथ तेज तेज चला रहे थे। मुझे एक सीढ़ी के जरिए किसी जगह चढ़ाया गया। जब मैं उस जगह के अंदर आकर सीट पर बैठा तो मुझे फौरन ख्याल आया कि मैं हवाई जहाज में हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक था, शिमले में कोई हवाई अड्डा नहीं था। जब एक खास आवाज का शोर बुलंद होने लगा तो मैं समझ गया कि मुझे किसी फौजी हेलीकॉप्टर में सवार कराया गया है। दूसरे लम्हे मुझे अपना आप हवा में बुलंद होता महसूस हुआ। हेलीकॉप्टर फजा में ऊपर उठ रहा था। हेलीकॉप्टर ने एक खास बुलंदी पर जाकर दाएं जानिब गोता सा लगाया और फिर एक चक्कर काटकर बिल्कुल सीधा हो गया। हेलीकॉप्टर अब बिल्कुल सीध में जा रहा था। जाने क्यों मुझे राजस्थान की पुरानी मुड़ियों में मिलने वाली चंद्रिका की बदरू का ख्याल आ गया। उसने आखिरी मुलाकात में मुझे धमकी दी थी कि चूंकि मैंने उसकी भारत माता के देश के फौजी ठिकानों और मिसाइल के अड्डों को तबाह किया है, इसलिए वो मुझसे बदला लेगी। फौजी हेलीकॉप्टर उड़ा जा रहा था। उसकी आवाज का शोर काफी था और अंदर जो 4-5 इंडियन फौजी बैठे थे उन्हें एक दूसरे से ऊंची आवाजों में बात करनी पड़ती थी। इन फौजियों के लहजे डोगरी और गढ़वाली जबान के थे। सिर्फ आगे की तरफ कोई फौजी माझे की पंजाबी जबान में बात करता था। अभी तक मुझ पर जरा सा भी तशद्दुद नहीं किया गया था, लेकिन बहुत जल्द कयामत खेज वहशियाना तशद्दुद का दरवाजा खुलने वाला था। लेकिन यकीन करें, मुझे इनके वहशियाना तशद्दुद की कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ एक बात का डर था कि जब टॉर्चर के बावजूद वो मुझसे कोई मालूमात हासिल न कर सकेंगे तो मुझे शूट कर देंगे।
डर मौत का नहीं था, बल्कि इस बात का ख्याल आता था कि मरने के बाद पाकिस्तान दुश्मन भारतीय फौजियों के खिलाफ भारत और कश्मीर में अपनी मुजाहिदाना कार्रवाइयां जारी न रख सकूंगा, जबकि मैं पाकिस्तान और कश्मीरियों के अजली दुश्मन के खिलाफ अपनी फतह तक जंग जारी रखना चाहता था और अपनी कमांडो सरगर्मियों से उसके पाकिस्तान और आजादी कश्मीर के खिलाफ मजमूम अज़ाइम को हर महाज पर शिकस्त देना चाहता था। हेलीकॉप्टर एकदम नीचे को झुकने लगा, फिर उसने एक गोता लगाया और किसी मकाम पर उतर गया। मुझे दूर से फौजी गाड़ियों और लोगों के एक दूसरे से बोलने की आवाजें आने लगी। मुझे पकड़कर हेलीकॉप्टर से उतारा गया, किसी गाड़ी में बिठा दिया गया और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी बड़ी हमवार सड़क पर चल रही थी और उसकी आवाज बड़े ट्रक के इंजन की आवाज थी। मैंने अंदाजा लगाया कि मैं किसी एयरपोर्ट के रनवे पर हूँ। एक जहाज के इंजनों की आवाज आई, वो गरजता हुआ टेक ऑफ कर रहा था। जहाज के उतरते और चढ़ते वक्त इंजनों की आवाज के फर्क को मैं बखूबी पहचानता था। मेरा कयास गलत नहीं था, मैं किसी एयरपोर्ट के अंदर था और मुझे हवाई जहाज के जरिए वहां से इंडिया के किसी दूसरे शहर ले जाया जा रहा था। जब मुझे गाड़ी में बिठा कर ले जाया जा रहा था तो मेरे करीब बैठे हुए आपस में अंग्रेजी में बात करने लगे। इनकी बातों से पता चला कि ये अंबाले का फौजी हवाई अड्डा है। इसका मतलब था कि मुझे शिमले से फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए अंबाले लाया गया था और अब वहां से किसी फौजी तैयारे में बिठाकर किसी नामालूम मकाम की तरफ ले जाया जा रहा था। मेरी आंखों की पट्टी अभी तक नहीं उतारी गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरी आंखों पर पट्टी बांधने की क्या जरूरत थी। शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं इनके किसी फौजी एयरपोर्ट को देखूं। मेरा ख्याल है इस मामले में वो हक बजानिब थे। जहां मुझे किसी तैयारे में सवार कर दिया गया, तैयारा टेक ऑफ कर गया। तैयारे की आवाज से मालूम होता था कि ये ज्यादा बड़ा तैयारा नहीं है और कोई दरमियाने दर्जे का फौजी तैयारा है। मैंने अपने करीब बैठे हुए फौजी से कहा कि मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और चंद कदम पीछे की जानिब चलाकर एक दरवाजे के अंदर धकेल दिया। मैंने अंदर आने के बाद दीवारों को हाथ लगाकर महसूस किया कि बाथरूम बहुत ही छोटा है। फौजी ने मुझे अंदर धकेलने से पहले खबरदार करते हुए कहा, आंखों की पट्टी मत खोलना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से बाथरूम में थोड़ा सा वक्त गुजारा और बाहर निकल आया। बाहर आते ही बल्कि दरवाजा खोलते ही फौजी ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे मेरी सीट पर लाकर बिठा दिया, जहां मुझे खाने पीने को दिया गया। ये तैयारा कुछ नहीं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 2-2.5 घंटे तक फजा में उड़ता रहा। फिर उसने नीचे उतरना शुरू कर दिया। जहाज लैंड कर गया, जहां से इसी तरह एक गाड़ी में बिठा दिया गया और गाड़ी किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। ये किसी बड़े शहर का एयरपोर्ट था। इसका कयास मैंने यूं लगाया कि जब हमारी गाड़ी एयरपोर्ट से निकल रही थी तो गाड़ियों की इधर उधर से आने जाने की काफी आवाजें सुनाई दी। उसके बाद कभी किसी गाड़ी के करीब से निकल जाने की आवाज आ जाती। मालूम हुआ कि हम किसी बड़े शहर की सड़क पर जा रहे हैं। अंबाले से 2-2.5 घंटे की परवाज के बाद दिल्ली के इर्द गिर्द कोई भी शहर हो सकता था ये दिल्ली का शहर ही हो। मैं दिल में कयास आराइयां कर रहा था और गाड़ी अब जिन सड़कों पर से गुजर रही थी वहां किसी दूसरी गाड़ी के गुजरने की बाहर से आवाज नहीं आ रही थी। ये कोई सुनसान और गैर आबाद इलाका था। जमीन ऊंची नीची थी। गाड़ी एक नशेब में से गुजरकर दाएं तरफ मुड़ी तो उसकी रफ्तार कम हो गई। किसी बड़े गेट के खुलने की आवाज आई। गाड़ी जैसे गेट के अंदर दाखिल होने के बाद एक तरफ घूम कर रुक गई। मुझे गाड़ी से निकालकर फौजी गार्ड मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गए। उसके बाद एक कमरे में दीवार के साथ खड़ा करके कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। नीचे बोरिया या कंबल था। उसके बाद मेरी आंखों की पट्टी खोल दी गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मुसीबत से तो जान छूटी। दोनों हाथों से आंखों को आहिस्ता आहिस्ता मलते हुए मैंने चारों तरफ देखा। मैं एक कमरे में था जिसके सामने एक दरवाजा था। दरवाजे के पास बल्ब की धीमी रोशनी में मुझे 2 फौजी खड़े नजर आए। उन्होंने मिलिट्री पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। वो बाहर निकल गए। मैंने सबसे पहले अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। रात के 3:20 हो रहे थे। कमरे में सिर्फ 2 स्टूल कोने में दीवार के साथ लगे हुए थे। दरवाजा सलाखदार नहीं था। कंबल का रुख सुर्ख था जो बेहद मैला हो रहा था। फजा में वो सर्दी नहीं थी जो शिमले या अंबाले में थी। इससे मैं इस नतीजे में पहुंचा कि मुझे जुनूबी भारत के किसी शहर में लाया गया है, क्योंकि जब शुमाली भारत में सर्दियों का मौसम होता है तो नीचे जुनूब में सर्दी नहीं होती। भोपाल, झांसी और जबलपुर तक रात को जरूर ठंड हो जाती है, जबकि इन शहरों के जुनूब में नागपुर, बीजवाड़ा के इलाकों में रात को भी सर्दियों के मौसम में ठंड नहीं होती। ये कौन सा शहर होगा, मैं सोचने लगा, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये जरूर कोई फौजी कैंप था और मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस पुलिस के टॉर्चर का निशाना बनने वाला था। मैंने दिल में कहा, अभी तो आराम करना चाहिए, सुबह जो होगा देखा जाएगा। मैं कंबल पर दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। दिन निकलने में ज्यादा देर नहीं थी। मैं बहरहाल सो गया। बमुश्किल 1 घंटा सोया हूँगा कि किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाकर बिठा दिया। चलो उठो। एक फौजी मेरे सर पर खड़ा था। उसका उर्दू बोलने का लहजा दिल्ली के इलाके का नहीं था। वो मुझे लेकर कमरे के बाहर बरामदे में आ गया, जहाँ 2 और बावर्दी फौजी खड़े थे। दिन की रोशनी फैली हुई थी मगर धूप नहीं थी। एक तरफ कुछ फौजी हाथों में मग लिए जा रहे थे। मेरे आगे पीछे 2 फौजी चल रहे थे। बरामदे के कोने में छोटा सा दरवाजा था। एक जीना नीचे जाता था। जीने में अंधेरा था और डिटोल की बू फैली हुई थी।
मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। नीचे एक तहखाने का छोटा कमरा था जिसमें लोहे का स्ट्रेचर पड़ा था। 2 आदमी डॉक्टरों वाले सफेद कोट पहने खड़े थे। उनके करीब 2 फौजी अफसर भी खड़े थे। दीवार के साथ छोटी टेबल पर मुझे टॉर्चर करने वाले कुछ औजार नजर आए। ये टॉर्चर सेल था। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगी कि या पाक परवरदिगार, मुझे हिम्मत अता करना कि मैं इस आजमाइश में सुरखरू होकर निकलूं।